नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। 17 साल पुराने अपहरण के एक मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अतीक पर इस समय 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और 44 साल में यह पहला मौका है जब अतीक अहमद को किसी केस में सजा सुनाई गई है। सजा सुनने के बाद अतीक अहमद कोर्ट में रो पड़ा और कहा कि सजा काफी ज्यादा है जज साहब। साथ ही उसने वापस साबरमती जेल भेजने की भी गुजारिश कर डाली। तो क्या यह माना जाए कि योगी राज में माफिया पस्त हो रहे हैं? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज पर योगी का डंडा, माफिया पड़ा ठंडा। आज सीएनबीसी आवाज का टक्कर का मंगलवार का एडिशन यानी ट्यूसडे का एडिशन इसी विषय पर होगा। सोचिए, भारत में आप मुंबई रहते होंगे, गुजरात रहते होंगे, या फिर बैंगलोर रहते होंगे, जयपुर रहते होंगे, उदयपुर रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, पुणे रहते होंगे, कहीं रहते होंगे, आप दिल्ली रहते होंगे, लेकिन आज सोचिए इसी देश का एक सूबा उत्तर प्रदेश, वहां पर एक गुंडा 44 साल में पहली बार सजा याफ्ता होता है। शासन प्रशासन उसकी मदद करता रहा, लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि इंसाफ हुआ है। उस मां से पूछ के देखिए जिसका बेटा चला गया, उस बहन से पूछ के देखिए जिसका भाई चला गया, और उस बीवी से पूछ के देखिए जिसका पति चला गया और वो बेवा हो गई। उसे क्या एहसास होता होगा? इस पर अभी 100 से ज्यादा केस दर्ज है और ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है। इसके परिवार पर 160 से ज्यादा मामले दर्ज है। तो आज सीएनबीसी आवाज का टक्कर इसी विषय पर। माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया। 3 दशक तक जिसके खौफ से पूर्वांचल कांपता था, आज उस गुंडे और माफिया अतीक अहमद की सांस अटक गई थी। वो खुद इतने खौफ में था कि सजा सुनते ही रोने लगा। उम्र कैद की सजा सुनते ही रोते हुए बोला, जज साहब सजा बहुत ज्यादा है। मारे खौफ के सजा सुनते ही बेहोश हो गया। होश में आया तो जज से बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस साबरमती जेल भेजा जाए। जो गुंडे माफिया हैं इस आदरणीय योगी शासन में, उन सभी को दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। सपा बसपा कांग्रेस का जैसा शासन था कि देश भ्रष्टाचार में गिना जाएगा, देश गुंडागर्दी में गिना जाएगा। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। गुंडे अतीक को उमेश पाल के अपहरण के मामले में ये सजा सुनाई गई। 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की हत्या हुई। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और उसके गुर्गों पर है। उमेश पाल इस हत्याकांड के अहम गवाह थे। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ। बयान बदलने के लिए अतीक ने ये अपहरण करवाया था। पहली बार 100 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की। हम कानून के तहत सभी गुंडों को, माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि छटे हुए गुंडे अतीक पर 100 केस दर्ज हैं। कुल मिलाकर अतीक एंड फैमिली पर 160 एफआईआर हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या वाकई अब यूपी में माफिया तंत्र का संपूर्ण सफाया हो गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी का डर, माफिया कांपे थर-थर। अब रुक कर लेते हैं विश्लेषण का, और अर्श से फर्श तक माफिया अतीक का विश्लेषण। साल 2012 चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने बेल की मांग की। ये रियल कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। 10 जजों ने इस केस से खुद को अलग किया, यानी उन्होंने सुनवाई नहीं करी। 11वें जज ने सुनवाई करी और बेल दी। सियासी रसूख कितना बड़ा था? 1979 यानी 1989 से 2017 के बीच, यानी 2017 के बीच इलाहाबाद पश्चिम सीट पर 6 बार अतीक या इसका भाई जीता है। अतीक एंड फैमिली की हिस्ट्री शीट देखिए, ये हिस्ट्री शीटर है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है बिटवीन 1979 टू 2023।
अतीक एंड फैमिली पर 160 केस दर्ज हैं। यह परिवार का ब्यौरा है। किसी के परिवार का ब्यौरा होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई लेखक होता है, कोई कारोबारी होता है, कोई परचून की दुकान चलाता है, लेकिन इनके का फैमिली का ब्यौरा है। इन पर 160 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यह है अतीक अहमद। रसूख ऐसा कि जज सुनवाई के लिए मना कर दे, रसूख ऐसा कि कोई पुलिस वाला अगर आंख उठा के देखे तो उसका तबादला हो जाए, रसूख ऐसा कि लोग थर-थर कांपे। लेकिन आज योगी के राज में वजूद ऐसा कि खुद गिड़गिड़ाया, खुद रोया। खौफ में माफिया, सजा सुनते ही फूट फूट कर रोया और बेहोश हो गया। एक्टिंग कर रहा था या रियल में हो गया था, यह तो पता लगेगा। रोते हुए जज से बोला, सजा बहुत ज्यादा है जनाब। फिर गिड़गिड़ाया, मुझे वापस साबरमती जेल भेज दीजिए, क्योंकि यूपी में रहने से अब इनको डर लगता है। 44 साल में पहली बार अतीक को किसी केस में सजा मिली है। यह आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि आज एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है वो अतीक अहमद जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश के जिले कांप जाया करते थे, वो अतीक अहमद जिसके नाम की कस्में राजनीतिक दल लेते थे, वो अतीक अहमद आज सजा याफ्ता हुआ है और उम्र कैद की सजा मिली है। अपहरण के मामले में अभी कई मामले पड़े हुए हैं, यानी अगर इसका कन्विक्शन होगा तो यह लंबा जाएगा, याद रखिए। यानी हश्र बहुत बुरा होता है बुरे काम का। यूपी में आने के डर से मुख्तार अंसारी भी कांप रहा था, लेकिन बड़ा सवाल, योगी की माफिया मुक्त यूपी वाली इमेज जो है, शपथ का साफ असर दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है। मेरे साथ बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता है, पेशे से एडवोकेट है। रिजवान अहमद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने सामाजिक चिंतक है। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। माजिद हैदरी हैं मेरे साथ इस चर्चा में, और साथ ही साथ मेरे साथ अमीक जमई हैं इस चर्चा में। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अमीक जमई, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं और 50 सेकंड का वक्त आपको मैं देता हूं। क्या आपको लगता है ये योगी के सिस्टम का असर है कि कन्विक्शन हो गया है गुंडे अतीक अहमद का? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी पूरे सूबे की एक आप माफियाओं का लिस्ट जारी करिए, लेकिन आज तक लिस्ट जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन सच्चाई अमीश भाई ये है, आप तो हमेशा सच की बात करते हैं, कि गुजरात में ये जो प्रयागराज में जो ये कांड हुआ, हत्याकांड, उसके जितने भी मर्डरर हैं, जिन लोगों ने कत्ल किया है, वो सब के सब आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सेफ पैसेज में वो नेपाल भाग गए, ऐसा समाचार है। तो सवाल ये है कि कौन लोग शामिल हैं कि ये सारे जो मर्डरर थे आज भी कानून के फंदे से बाहर हैं। अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो होना ही चाहिए था, जो भी अपराधी है। लेकिन क्या वो सारे अपराधी जिनकी लिस्ट मुख्यमंत्री जी को जारी करनी थी, जो उनके सजाती हैं अपराधी, जो माफिया उनके सजाती हैं, आज तक उनकी लिस्ट नहीं आई? तो हम ये कह रहे हैं कि आज भी पाल परिवार को न्याय नहीं मिला। और उनकी बहन ने, अतीक अहमद की बहन ने बोला कि जो नंदी मंत्री है, मैंने जो सवाल पूछा, ये जो गुंडा अतीक अहमद है, इसकी सजा, इसको सजा हुई है, उस पर आपको खुशी है कि पहला कन्विक्शन हुआ है? 44 साल में किसी शासन की हिम्मत नहीं हुई इसमें हाथ डालने की, लेकिन पहली बार हाथ डाला इस व्यक्ति पर। रो रहा था आज, गिड़गिड़ा रहा था आज। देखिए, अदालत, अब अमीश देगन भाई, इस बीच में जब आप बात कर रहे हैं ना गिड़गिड़ाने की बात, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो अदालत का जो फैसला है, बेशक उस सब लोग यही चाहते थे कि न्याय हो, सजा मिले। लेकिन क्या जो हत्यारे हैं प्रयागराज के आज भी घूम रहे हैं, आज भी गिरफ्त में नहीं आए हैं? तो रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं, रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं, एक सेकंड जवाब देना पड़ेगा आपको। रामगोपाल यादव क्यों कहते हैं कि पुलिस वाले एनकाउंटर करना चाहते हैं और नेता तो बच जाते हैं, पुलिस वाले फंस जाएंगे अगर अतीक के बेटों का एनकाउंटर होगा? तो क्यों कहा रामगोपाल यादव ने? नहीं, क्यों कहा अखिलेश यादव ने? नहीं, हम 2 दिनों से मीडिया के जरिए नहीं, कन्नौज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रत पाठक जी बोल रहे थे कि गाड़ी पलट जाएगी। तो पलटी गाड़ी? आपकी गाड़ी नहीं पलटी, क्योंकि आप अदानी प्राइम मिनिस्टर का भ्रष्टाचार का जो खेल है उसको दबाने के लिए आप 2 दिन से लाइव कर रहे हैं। 2 दिन से आप इनने इस मुद्दे को इस पकड़ा हुआ है कि जो दिल्ली का तूफान है उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाए।
मतलब आप अदानी ने जो भ्रष्टाचार किया, देश की दौलत का ओके, जो लूट किया है। राकेश त्रिपाठी, अतीक अहमद का कन्विक्शन ध्यान हटाने के लिए है। ये पहली बार गजब की रीजनिंग आई है। अभी भाई जानते हैं ये कन्विक्शन क्यों हुआ है? नहीं, ये कन्विक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि सत्ता का कनेक्शन अब अतीक अहमद से टूट गया है। जब तक सत्ता का कनेक्शन अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था, सपा बसपा की सरकारों में माननीय बना करके विधायक को सांसद बनाया करते थे ना, तब ये 44 साल में तब का इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है उसका एक मोहल्ला है चकिया। ये चकिया की गली का गुंडा, ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये बड़ा माफिया डॉन गैंगस्टर कैसे बन जाता है, इसकी पूरी कहानी है। गवाह तो गवाह, जज पीछे हट जाते हैं मुकदमे की सुनवाई करने के लिए। पूरी फिल्मी कहानी, ये कहानी कैसे बन जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंच पर अतीक अहमद के कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हैं। यानी माफिया के कुत्ते के साथ जब मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा तो उस माफिया को कौन पुलिस वाला हाथ लगाएगा? लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री सदन में ये कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अभियोजन पक्ष पूरी मजबूती के साथ साक्ष्यों को इस पूरी कठोरता से न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होती है और माफिया जो सबको डराता था वो खुद डर कर थर थर कांपता है। देखिए, इनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि माफिया का काफिला आपने क्यों दिखा दिया। ये माफिया 26 घंटे पुलिस की वैन में बिठा करके, ट्रक में बिठा करके उसको लाए हैं। नहीं तो पहले करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी होती है, हमर गाड़ी। हम तो कभी बैठे नहीं, उसको देखा ही है, केवल सुना ही है। ये करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ ये रौंदते हुए जब चलता था ना, तो इसकी दहशत बोलती थी। लेकिन आज इसकी जो खौफ का ना वो जनाजा निकला है, साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक ये खौफ का जनाजा था। और ये जनाजा देख करके लोगों में भरोसा मजबूत हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार है। गाड़ी नहीं पलटी, वो पलटवाना चाह रहे थे गाड़ी। राकेश त्रिपाठी, नहीं, राकेश बताए ना कि गाड़ी का पलटने का क्या हुआ। के साथ राकेश बताए गाड़ी का पलटने का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ सकती है। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप उत्तर प्रदेश में माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ेगी। एक्सप्रेस में हमने उत्तर प्रदेश में जरूर बनाए हैं, आम आदमी की गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी, उसमें निवेश की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। लेकिन विकास दुबे सरीखे जो अपराधी है ना, उनकी गाड़ियां पलटेंगी नहीं। आप गाड़ियां पलटने को, अरे सुनो भाई अमिक जामी, ये गाड़ियां पलटना ना ये मुहावरा हो गया उत्तर प्रदेश के लिए कि अब उत्तर प्रदेश में कोई माफिया की गाड़ी सरपट नहीं दौड़ेगी। और कोई साइकिल वाला भी कोशिश करेगा ना कि सरपट दौड़ाए अपनी साइकिल, तो साइकिल भी सरपट नहीं दौड़ने वाली। कोई माफिया उसको पैडल मार करके बढ़ा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है माफियाओं पे सूची कब जारी करोगे? डेट बताओ अमीश जोगन जी को। ठीक है, अब आपने बोला ना सूची कब जारी होगी। ठीक है, आपकी मांग पूरी राकेश त्रिपाठी, आपकी मांग तुरंत पूरी कर दे रहे हैं। अरे एक सेकंड, सूची आपने सूची मांगी ना, राकेश त्रिपाठी सूची दीजिए। 30 सेकंड राकेश त्रिपाठी सूची दीजिए। 20 सेकंड में बात पूरी कर दे रहा हूं जी। मैं तुरंत बता दे रहा हूं, तुरंत बताइए राकेश, तुरंत बता दे रहा हूं। इंटरनेट पर जाइए, देख रहे दर्शकों से भी कह रहा हूं, uppolice.gov.in, www. आगे लगा लेना, इंटरनेट पर खुल जाएगी uppolice.gov.in। माफियाओं की सूची अपडेटेड है और उसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रही है, बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई। और कहीं गुस्ताखी कर दी ना उसने, कहीं गोली चलाने की गुस्ताखी कर दी तो इस लोक से परलोक की यात्रा करा देती है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस थोड़ी बदली हुई सी है। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल की पुलिस नहीं है जिसमें पुलिस वालों के हाथ बांध दिए जाते थे, पुलिस वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर देते थे, पुलिस वाले घबरा जाते थे माफियाओं से। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के पूरे हाथ खुले हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है कि जाओ आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं इस चर्चा को रिजवान अहमद और के पास लेके चलूंगा। अमीर जमाई, एक बात को तो मानेंगे, शासन का रंग बदला हुआ है और रंग जो बदला है तो ढंग भी बदल गया है। ढंग जो बदला है उसका इंपैक्ट, इफेक्ट और इंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है। यानी माफियाओं में खौफ है कि अब यूपी नहीं जाना। मुख्तार अंसारी कहता है मुझे पंजाब में रहने दो, अतीक अहमद कहता है मुझे साबरमती में रहने दो। तो आपको लगता तो होगा कि कुछ तो बदल ही गया है और बड़ा बदल गया है। अमीश जी, सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश की जेलों में डिस्को डांस, बर्थडे पार्टी और वहां पे मर्डर, वहां पे कत्ल इन्हीं की सरकार में हुए हैं। और सरकार ने कहा था कि गुजरात की जेल से ये पूरा प्रयागराज हत्याकांड रचा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्य है,
वहां पे कौन मददगार था उनका कि वहां पंचायतें लगती थी, वहां स्कूटर से चलते थे अतीक अहमद, कौन लोग शामिल थे भाई? दूसरी बात यह कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज गोरखपुर गए हुए हैं, कल गए गोरखपुर। एक 12 साल की बेटी को मुसलसल रेप होता रहा, उसका हत्यारा अभी आज जाके जेल में पकड़ा गया है, आज जेल भेजा गया। हाथरस की बेटी के साथ आज भी कंपनसेशन नहीं दिया गया, मदद नहीं करी गई। विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। अतीक अहमद को संरक्षण किसने दिया? बीते 15 साल में, बीते 15-20 साल में अतीक अहमद को संरक्षण किसने दिया? गली के गुंडे से माफिया किसने बनाया? किसकी सरकारें थी? जवाब दीजिए इस बात का, किसका शासन था? जवाब देना पड़ेगा। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। हाँ, एक वो भी दौर था जब माफिया के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनते थे कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर। अरे महाराज सुन तो लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी के, जिस दिन मुख्यमंत्री बने, तमाम टेंटेड लोगों के लिए बिग नो एंट्री का दरवाजा लग गया। लेकिन क्या हमारे राकेश भाई बताएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी, अगर ये सरकार नहीं बनती तो जितने जघन्य अपराध इनके ऊपर थे, क्या इनके केस वापस होते? अपराधी ही तो कहे जाते। लेकिन सरकार में आप कहां अतीक अहमद और केशव मौर्य को मिला रहे हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी फेसेस है क्राइम के, फेसेस है माफिया राज के उत्तर प्रदेश के। ये आप मतलब यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड। अमिश जी, आजम खान भू माफिया, एक क्राइम माफिया। ओके, आजम खान माफिया नहीं है, आई एम सो सॉरी, माफी के साथ आजम खान माफिया पूरी जिंदगी में भू माफिया जमीनें खाई। सुनिए आप मेरी बात की, जो कोर्ट से आरोप लगे जिंदगी आजम खान साहब के दामन पे 1 रुपए का भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। बिल्कुल, आजम खान की गलती यह है कि उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, गरीब लोगों के पढ़ने का इंतजाम किया। अमीश देवगन भाई, नहीं, वो तो जयप्रदा के अपराधी नहीं है। जयप्रदा के अंग वस्त्रों की भी बात करते थे, अब क्या कोई बात करे, लेकिन विषय वो नहीं है, इसलिए मैं रिजवान अहमद, ओके रिजवान अहमद, जर्सी गाय, अपनी हाइब्रिड बछड़ा, यू मेड योर पॉइंट एंड इट इज पॉलिटिकल, इट इज वेरी वेरी पॉलिटिकल। रिजवान अहमद, आप वकील हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या बड़ा कर दिया योगी आदित्यनाथ ने? बदलाव क्या आया है? कुछ तो बदलाव नहीं आया, जय हिंद वंदे सब मातरम। वैसे का वैसा ही है। जी हाँ, जय हिंद वंदे मातरम। एक तो बड़ी, राकेश भाई ने उस बात का जवाब दे दिया था, एक बड़ी अजीब सी बात फैलाई जा रही है कि अपराधियों की लिस्ट जारी कर दो। फिर से राकेश की बात को दोहरा देता हूं, uppolice.gov.in फोटोग्राफ्स के साथ लिस्ट जारी है प्रभु, देख लिया करो। डिस्ट्रिक्ट लिखा है, इनाम लिखा है, अपराधी की शक्ल है प्रभु। क्या बोलते हो नेशनल टीवी पर बैठकर? अरे भैया पूरी डिटेल है uppolice.gov.in पर, विद फोटो है यार। ऐसी बातें प्लीज ना बोला करो, हाथ जोड़े आपके आगे। दूसरी बात, अभी हमारे साथी ने बोला कि ये 2 दिन से जो टीवी पर तमाशा चल रहा है, प्रचार चल रहा है, अमीश भाई एक तमाशा 7 दिन से भी देश में चल रहा है। मुझे घर से निकाल दिया, शहीद के बेटे के साथ ये कर दिया, शहीद के बेटे को ये बोल दिया। तो भैया जरा उस तमाशे के खिलाफ भी कुछ बोल लो। आपके नेता तो जाके उस तमाशे में डुगडुगी बजा रहे हैं, तो ये तमाशा उस तमाशे से तो अच्छा है मेरे भाई। तीसरी बात, मेरे भाई आपने कहा कि प्रयागराज की हत्या करने वाले ज्यादातर अपराधी भागे गए हैं, 2 का तो इनकाउंटर हो गया, पर भागा अपराधी अच्छा है। ये उससे अच्छा है कि आतंकवादी पकड़े जाएं फिर तुम उनको छोड़ो। भागे अपराधी से समाज में भय नहीं आता, लेकिन आतंकवादी के लिए अगर फाइल चलाओ कि इन आतंकवादियों को छोड़ा जाए तो उससे समाज में भय आता है। तो एज अ कमेंटेटर, एज अ सिटीजन ऑफ यूपी, भागा अपराधी आतंकवादी छोड़े हुए आतंकवादी से ज्यादा बेटर है। और आखिरी बात, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दल अपराधियों से मुक्त नहीं है। आमिश भाई, जब हम लोग पहले, हमारी अम्मी जाड़ों के कपड़े निकाला करती थी तो याद होगा कभी कभी कोई शॉल वॉल कीड़ा खा जाया करता था, तो कहीं अगर 1-2 जगह कीड़ा खाता था तो हम लोग उसको रफू करा लेते थे। लेकिन अगर कभी कभी कीड़ा पूरा छन्नी बना देता था
तो फिर वो रफू नहीं हो पाता था, वो फिकता था। याद होगा, आपके घर में भी ऐसा किस्सा हुआ होगा, राकेश के घर में भी हुआ होगा। तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हां मैं मानता हूं इनकी अपराध को लेके नैतिकता के शाल में कुछ छेद हैं जिनको रफू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भाई समाजवादी पार्टी का तो पूरा जो शॉल है ना जी, उसमें छन्नी बनी हुई है, छन्नी। अमीक जमाई जवाब इस बात का। में बोल के मेरे भाई रफू नहीं होगा। अमीक जमाई मेरा निवेदन है शिष्टता से। आमिश जी देखिए, ये तो देश के प्रधानमंत्री के एडवाइजर बनने वाले थे, रह गए बनते बनते। ये बहुत बड़े आदमी, मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं राकेश भाई से बात कर रहा हूं। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, राकेश भाई ये बताओ, आपकी तो पूरी शाल खराब है। एक ब्राह्मण राकेश भाई से बात करूंगा मैं। एक ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। पर वो विषय नहीं है ना, अब वो मैंने उस पर डिबेट कर ली। मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों के लिए बोलने वाला कोई नहीं उत्तर प्रदेश में। सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए एडवाइजर महाराज, सुन लीजिए। कानपुर में एक ब्राह्मण मां और बेटी, अरे हंसो मत, जला देने पे एक ब्राह्मण को जला दिया गया और आप हंस रहे हो। ऐसे एडवाइजर बन जाओगे आप भविष्य में। धैर्य रखो, धैर्य रखो। और क्या हुआ, हर 6 घंटे पे उत्तर प्रदेश में एक हत्या होती है। मैंने कहा कि कल जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए, 12 साल की बेटी के साथ मुसलसल रेप होता रहा। बाल यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश आज क्राइम की बात, आज क्राइम की बात हो रही है। वो एक हादसा है जो आग लगी, आपका चेहरा बता रहा हूं, जो आप उस परिवार को ब्राह्मण के लिहाज से, हिंदू के लिहाज से, मुसलमान के लिहाज से देख रहे हैं, हम एक इंसान के लिहाज से देख रहे हैं। और वो हुआ, वो हादसा हुआ, उस पर हमने चर्चा करी। और कानपुर की वो घटना है, कानपुर देहात की, जिसपे कार्रवाई भी हुई। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा विपक्ष। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आएगा। कांग्रेस मीटिंग में बना ये बड़ा प्लान है, और अगर ये होता है ये बहुत बड़ा होगा। अगर जिस तरह से खबरें आ रही है, और ये कल हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है ये कल हो सकता है। इसके ऊपर मैं पहला रिएक्शन ले लेता हूं राकेश त्रिपाठी का, बीजेपी प्रवक्ता का। राकेश त्रिपाठी, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी, और विपक्ष के कई लोग साथ हैं। राकेश, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बदहवासी में है कि कांग्रेस पार्टी को देश की केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अब तो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका के आदेशों की खुलेआम अवमानना करने का काम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कर रहे हैं। और अब जिस तरह से सदन के भीतर सभापति पर कागजों की बारिश करके उनका मखौल उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, अब अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ये लोकतांत्रिक, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ये किसी भी विपक्ष का लोकतांत्रिक हक होता है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन एंड में नंबर गेम प्रिवेल करती है, और लोकसभा में बीजेपी का नंबर बहुत बड़ा है, 300 के पार है। यानी जनता ने जो सीटें दी थी वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका कुछ लाभ होगा या नहीं होगा वो तो बात है। लेकिन ये लोकसभा में अगर आ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर राज्यसभा में कुछ हो रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी। मैं इस खबर के ऊपर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, अतीक अहमद का जो हश्र हुआ है उसको देखकर खुश तो बहुत होंगे आप माजिद हैदरी साहब। आपको लगता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, पापियों को सजा मिलनी चाहिए? देखिए अमीश भाई, आपने जो अतीक अहमद साहब के बारे में जो 100 केसेस की हवा बना दी इस डिबेट में और पूरे मंच पे, पूरे चैनल पे, तो मैं थोड़ी इसमें फूंक मार कि इस देश में हमारा जो संसद है वहां पे 50% जो माननीय सांसद हैं, 50% जो सांसद हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और 30% ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, अर्थात रेप, मर्डर और बाकी सीरियस क्राइम्स हैं, और एक सांसद माननीय के खिलाफ 204 केसेस हैं। तो अतीक अहमद साहब के खिलाफ केवल 100 केसेस पे आप हवा बना देते हैं, लेकिन 200 केसेस वाले आप भूल जाते हैं। और अतीक अहमद को मैं साहब इसलिए कहता हूं, उनका मैं आदर इसलिए करता हूं। आप हर गुंडे को साहब ही कहते हैं, आप आतंकी को भी साहब ही कहते हैं। नहीं, मैं आपके लिए गुंडे मवाली सब साहब हैं। देखें, आप गुंडे मवाली उन्हें कहें, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक बलात्कार का केस नहीं है, ऐसा संस्कारी व्यक्ति है
कि 5 दफा एमएलए उसमें मर्डर का केस है, एक दफा सांसद बना अपने संस्कार की वजह से। ये किस संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? अपमानित करेंगे? अरे मन्नू मनेसर पे भी एक डिबेट कर दीजिए ना। आपको तो यूपी, अरे आप प्रार्थना करिए। एक सेकंड देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है, प्रार्थना करिए आपके बच्चे अतीक अहमद जैसे हो, करेंगे प्रार्थना? अमीश भाई आप उस यूपी की बात करें, के पास सारस जो जख्मी था उसने उसे पाला और सरकार ऐसी परेशान हो गई कि बोला तू सारस तू जू में पिंजरे में बंद रहे लेकिन मुसलमान के साथ ना रहे। क्या बात कर रहे हैं आप? अतीक अहमद को बेचारा मान रहे हैं? अतीक अहमद ने किसी को गाड़ी में जिंदा नहीं चलाया, गाँव के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे किसी की हत्या नहीं किया। अरे हत्याएं के आरोप है अतीक अहमद पर, अभी कन्विक्शन हुआ है, पहला कन्विक्शन है 44 साल के अंदर। उसका खौफ था एक इलाके के अंदर, में जाएगी अपील, वो भी एक सामान्य सा गुंडा कैसे माफिया बन गया? ओके रिजवान अहमद, आपको एक केवल आपको अतीक अहमद में माफिया क्यों दिखता है? आपको मुझे मुख्तार अंसारी में भी माफिया दिखता है, मुझे अतीक अहमद में भी माफिया दिखता है। रक्षा के नाम पे जी बहुत बड़ा सर, कुछ तो लिहाज रखिए। अतीक अहमद को आप साफ कह रहे हैं कोर्ट कन्विक्शन कर रहा है, के नाम पे भी माफिया चल रहा है। अतीक अहमद को आप साफ कह रहे हैं, उस मां से पूछना है, रुकना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये भारत देश है और आप अगर बॉम्बे में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, बैंगलोर में रहते होंगे, जयपुर में रहते होंगे, उदयपुर में रहते होंगे, जहां भी आप देश भर में रहते हैं, थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूं। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं और 30 सेकंड का यह संवाद जरूर सुने आप। सोचिए, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर एक बैठा हुआ गुंडा जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, उस पर कार्रवाई कोई नहीं करता था। उसकी बेल एप्लीकेशन 10 जजेस ने नहीं सुनी। क्यों? एक सामान्य सा गली का गुंडा इतना बड़ा माफिया बन जाता है सिस्टम की मदद से, और वो सिस्टम उसको लगातार मदद करता रहता है। सरकारें अदला बदली होती हैं, आती है जाती है, कभी कोई आती है कभी कोई आती है, लेकिन वो व्यक्ति जस का तस बना रहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। पहला मौका है 44 साल में उसको पहला कन्विक्शन मिला है और उसको साहब कह के संबोधित किया जा रहा है। सोचिए मानसिकता क्या है। रिजवान अहमद जी शुक्रिया। सर पे भी कर दीजिए ना। देखिए इतने खराब दिन नहीं आए हैं। योगी जी जय जयकार अब शायद के मंच पे मन्नू मनेसर का भी यही हाल कीजिए। देखिए मन्नू देखिए, यू कांट, मैं कहता हूं आपका मुकाबला, एक सेकंड, जैसा आपका मुकाबला मन्नू मनेसर से नहीं हो सकता, अतीक अहमद का मुकाबला मन्नू मनेसर से नहीं हो सकता। छठा हुआ बदमाश है अतीक अहमद जी, मुख्तार अंसारी छठे हुए बदमाश है। ये लोगों को मरवाने के आरोप है इन लोगों के ऊपर, सामान्य बात नहीं है जी। तो मन्नू खौफ में क्या रहना होता है आपसे ज्यादा कौन जानेगा। अच्छा बोलिए रिजवान अहमद। अमीश भाई, बहुत बुरा फंस गया हूं मैं। माजिद हैदरी का जवाब मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे हंसी आ जाएगी, और अमीक जमाई मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते, तो मैं कर क्या रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपसे बोल देता हूं। देखिए 2012 में जब सत्ता संभाली थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, रिकॉर्ड बताते हैं, 5 बजे भी मैंने बात बोली थी कि 45 दिन में 699 कत्ल हुए थे। 45 दिन में 699, ये आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड होगा शायद भारत का। बात ये नहीं है कि देश में, हमारे प्रदेश में रॉयट कितने हुए, बात ये भी नहीं है कि फिर मुजफ्फरनगर क्यों हुआ। अगर आज आप उमेश के हत्याकांड को लेकर भाजपा से सवाल उठाते हो तो मुजफ्फरनगर का जवाब देने का आपके प्रवक्ताओं में दम होना चाहिए। मैं वो बात भी नहीं कर रहा। हुआ ये था यूपी में अमीश भाई के एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिसिंग के कल्चर में माफियाज इंटरफेयर कर गए थे। देखिए 2 बातें बहुत अलग होती हैं। माफिया कभी खत्म नहीं होंगे, अपराधी कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। लखीमपुर खेरी नहीं हुआ था, हाथरस नहीं हुआ था, एक दलित महिला जिसका बलात्कार। अरे आप तुम चुप रहोगे, आपके बीच में वो नहीं बोले। ये कश्मीर का मदरसा नहीं है, ये मदरसा नहीं है कश्मीर का। चुप रहोगे। नहीं हुआ, लखीमपुर खेरी नहीं हुआ, याद रखिए। अरे तुम चुप रहोगे, ये कश्मीर का मदरसा नहीं है। आपने सपा थोड़ी ज्वाइन करी है। चुप। सपा के ऑफिशियल प्रवक्ता वो जवाब देंगे। चुप रिजवान चुप। सुनो, अगर बलात्कार देखना है तो जब तक मैं बोल रहा हूं, गूगल करो बुलंदशहर का
डबल मर्डर और रेप एक औरत और उसकी बेटी का। जब तक मैं बोल रहा हूं गूगल करते रहो। और ये कश्मीर का मदरसा नहीं है जो जाओ बीच में बोलने लगो, ठीक है? देखिए अमीर भाई, अरे इसको चुप कराओ जाहिल को यार। अमीर भाई देखिए, हमारे कल्चर में अपराध आ गया था। माजिद हैदरी 40 सेकंड वो बोलने फिर आप बोलिए। भाई ये कहां से पकड़ के लाते हो उसको? नहीं देखिए, वो भी मेरे मेहमान हैं, आप भी मेरे मेहमान हैं, दोनों मेरे लिए। अरे मेहमान है तो मेहमान को तमीज सिखाओ ना। अरे मेहमान है तो मेहमान को तमीज सिखाओ। कहां सिखाए तमीज? बोलिए। ठीक, ऐसा है, सुनिए अमीश भाई, पूरे देश को किस्सा सुनाता हूं, 30 सेकंड दीजिए। गंज शहीदा कब्रिस्तान सपा की विधायिका गीता सिंह ने उसकी जमीन कब्जा करी। यशपाल सिंह डीजीपी थे। रिजवान अहमद ने, जो मैंने आपसे बोला ना हमारे सिस्टम में अपराध आ गया था, रिजवान अहमद ने जो सामने बैठा है, इसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। सीधा आरोप मैंने लगाया था, रात को एसटीएफ ने मुझे घर से उठाया, पूरी रात मुझे मारा, 14 जगह मुझे सिगरेट से जलाया, पूरे बदन में पूरी खाल लाल पीली कर दी थी कि आवाज नहीं उठाओ। हस्बैंड डीजीपी था, पत्नी विधायिका थी, और रिजवान अहमद दर दर की ठोकरें खाता रहा कि उनके खिलाफ एक्शन लो, और पूरी सरकार ने, किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैं सामने बैठा गवाह हूं समाजवादी पार्टी के अपराध का, जो सरकार, पुलिस और नेता मिलकर कर रहे थे। मैं गवाह हूं, मुझे मारा गया था रात भर। लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि स्थिति ज्यादा खराब है योगी जी के राज में। इनकी तो हिसाब से स्थिति वहीं अच्छी है। माजिद हैदरी के हिसाब से जब कश्मीर में निजाम मुस्तफा होगा और जब तालिबान का शासन होगा, ये तभी तो से कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। है ना, उसकी बात कीजिए। जो निजाम है बुलडोजर चल रहा है यूपी में, बिल्कुल सही चल रहा है। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो मेरे घर के ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चलवाऊंगा मैं। क्या बुलडोजर? अरे आप लोग बुलडोजर का ही राज चलाएंगे। यहाँ पे इस देश में कानून चल कहाँ रहा है? मुझे बताओ, अम्बेडकर का कानून कहाँ चल रहा है? जिस अम्बेडकर के कानून की धज्जियां अब सुनो अब बोला ना, अब बोला कि कानून का चल रहा है, कानून का राज इसलिए चल रहा है कि आप अभी भी बोल पा रहे हो ये कानून का राज ही है। आप सब कुछ बोल पाते हो, ये कानून का राज ही है, कानून का राज ही है। नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां दे लेते हो, ये कानून का राज ही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ बोल जाते हो, ये कानून का राज ही है। शासन प्रशासन के बारे में कोई कुछ बोल सकता है, ये कानून का राज ही है। और तो और कानून का राज यही होता है जब अपराधी खौफ खाए, ये कानून का राज होता है। अपराधी अपने कुत्तों के साथ, अपराधी अपने कुत्तों के साथ नेताओं को मिलवाए, वो कानून का राज नहीं होता, वो अपराध का राज होता है। अपराधी अगर सिर चढ़ के बोले और कोई जज उसकी सुनवाई न करे तो वो कानून का राज नहीं होता, वो अपराध का राज होता है। सुन लो अपराध का राज क्या होता है। अपराध का राज वो होता है जिसके अंदर दिन दिहाड़े एक नेता को मार दिया जाता है। सुनो क्या होता है अपराध का राज, सुनना पड़ेगा ना सुनना पड़ेगा। कानून और अपराध का राज क्या होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंशिएटर व्यूअर्स। होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। टक्कर में रुकूंगा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कई और खबरें हैं। देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टक्कर। कानून और अपराध का राज क्या होता है व्यूअर्स, सुनिए। इस देश के अंदर एक नेता को सरेआम गोली मार दी जाती है और उसकी बेवा घूमती रहती है हर जगह, लेकिन मुख्तार अंसारी को कोई कुछ नहीं कहता। और तो और उसको सांसद बनाकर, विधायक बना के और बड़ा बना दिया जाता है। यह होता है अपराध का राज। लेकिन अब मैं सीधा रुख करता हूं अमीक जमाई का। अमीक जमाई, सारी उधर उधर की बातें हो गई, पॉइंट ब्लैंक बात करते हैं। अब इस दौर में सीधी और सपाट बात करते हैं। कानून का राज किसे कहते हैं? अपराधी खौफ का है या अपराधी नेताओं से हाथ मिलाए? क्या होता है कानून का राज? अतीक और मुख्तार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अमीश भाई, देखिए, हम उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। मैं कुछ गंभीर बात आपसे करना चाहता हूं। आप जरा पूछिए राकेश भाई से,
पिछले तकरीबन 1 साल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में एक फुल फ्लेज डीजीपी नहीं है। क्यों नहीं है डीजीपी? क्योंकि जिस जाति का ढूंढा जा रहा है वो मिल नहीं रहा है, जिसके चलते पूरा लॉ एंड ऑर्डर हमारा कोलैप्स हुआ उत्तर प्रदेश में। आदरणीय अखिलेश जी ने गंभीर सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी, जो आपके जाति के बड़े बड़े माफिया हैं, वाराणसी वाले, जौनपुर वाले, आप तो गिरफ्तारी का आपने एफआईआर सब कुछ फरमान जारी कर रखा है। पुलिस पीएससी जौनपुर में लगी हुई है और कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई 2-2 मीटर की नाश्तेदान में बीएचयू में खाना खा रहा है। एक लिस्ट जारी करिए और बगैर जाति धर्म देखे हुए किसी को छोड़िए मत। हम चाहते हैं कि क्राइम का जो पूरा रास्ता जो राजनीति तक आता है वो बंद हो। अच्छा मुझे बताइए, देखिए अतीक पर जो कार्रवाई हुई है, अतीक पर जो कार्रवाई हुई है, जो आज फैसला आया उसका आप स्वागत करते हैं? अतीक अहमद पर फैसला जो आया उसका स्वागत करते हैं? डू यू वेलकम इट? फैसले मैंने बात पहली यहीं से शुरू करी कि जो फैसला आया है वो और पहले आना चाहिए था। ये अदालत का काम था, अदालत की कार्रवाई में समय लगा, क्योंकि समय लगता है मुझे नहीं मालूम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बहुत अच्छी बात है और नियत भी अच्छी है, लेकिन नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और नियत भी अच्छी है ना। अब सुन लीजिए, अब 5 सेकंड का वक्त दे दीजिए, उसके बाद 15 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड सुनिए ना, 15 सेकंड दूंगा आपको, 5 सेकंड सुनिए। आपने बोला और पहले आना चाहिए था, बहुत अच्छा सवाल है, नियत भी अच्छी है, लेकिन 2004 में गैंगस्टर एक्ट किसने हटाया था? किसकी सरकार थी? अब नेम एंड शेम देम 2004 के अंदर। नहीं, मैं अमीश देवगन जी, जब आप राजनीति में अपराध की बात करेंगे ना तो फिर आपको एक नहीं, मैं तो अभी आपने बोला नहीं, अभी उसी विषय में रहते हैं ना, अभी उसी विषय में रहते हैं ना। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। क्यों गलत बात? क्यों गलत बात है? ये अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, बिल्कुल राजनीति में जो अपराध का रास्ता है। नहीं, एडीआर का रिपोर्ट लगा के बात करिए। नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर। आपने बोला, आप ही ने बोला ना, आप ही ने बोला ना कि शासन के अंदर कि फैसला जल्दी आना चाहिए था, ऐसा फैसला। मैं पूछ रहा हूं 2004 के अंदर 2004 में किसने हटाया था गैंगस्टर एक्ट? जवाब दीजिए इस बात का। अरे महाराज, अरे सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं देते हो। आपको मालूम है आप फंस रहे हो। मैं नहीं फंस रहा, फंस आप चुके हैं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन 44 साल बाद इंसाफ हुआ है। सोच के देखिए, महसूस करके देखिए, फर्क जरूर पता लगेगा। यह भी कह सकते हैं फर्क साफ है। शुभ रात्रि, नमस्कार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।